है क्या? सिंपल, एंडिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स है। IAS 38 इंटेंजिबल एसेट्स, तभी आप अप्लाई तो करो रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर, चक्कर आ जाता है आदमी को। प्रोविजन IAS 37 आराम से हम पढ़ लेते हैं ना, प्रोबेबल हो, पास्ट इवेंट हो, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है वो आउटफ्लोज का प्रोबेबल होना चाहिए, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, या आप जरा साबित करो लीगल केसेस के अंदर जो कंपनीज में चल रहे होते हैं। आसान नहीं है ना, नॉट दैट इजी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी है या प्रोविजन है, ये फैसला करने में मैनेजमेंट फड्डा डाल देती है आपके साथ, और मैनेजमेंट में बैठा भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, उससे लड़ना होता है। वो होता है 10-15 साल सीनियर, जो पहला लाइन ऑफ डिफेंस है फर्म के अंदर, वो तो टीम है ना, टीम में जॉब इन चार्ज है। पहले वो जाते हैं, वो बेइज्जती करा के आते हैं वापस, फिर जाता है ऑडिट मैनेजर, कभी कभी CFO तेज होता है तो वो भी बाहर आ जाता है बेइज्जती करा के, फिर आपके पार्टनर या डायरेक्टर लेवल पे बात होती है। आसान नहीं है जिंदगी उसमें भी। इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट का स्टैंडर्ड तो क्लाइंट का बस नहीं चलता कि वो अपने हाथ से लिख दे, नहीं ये ऐसे होगा, ये ऐसे, बस इम्पेयरमेंट नहीं लेके आओ किसी तरीके से, उनकी ये प्रेफरेंस होती है। और इम्पेयरमेंट आ रही होती है, बहुत जगह पे आ रही होती है अगर आप सही से कर लें। कभी कभी हम भी ज्यादती कर जाते हैं, कहीं कहीं क्लाइंट की बात बिल्कुल सही होती है, आपको माननी होती है, लेकिन बस हमारा परसेप्शन ये होता है कि नहीं ये तो झूठ ही बोल रहा है, ये तो गलत ही बोल रहा है। ऑडिटर भी गलत हो सकता है। सी स्टार क्या चल रहा है? ये छोटी दिमाग का मसला है। अरे भाई देखो, हमारा जो एक परसेप्शन है ना कि पाकिस्तानी कंपनीज में सिर्फ चोरी ही हो रही होती है, ये बहुत छोटा सेगमेंट है, बहुत छोटा सेगमेंट। इंसानों को अगर तुम खड़े रखोगे ना, तो उसमें से 60-70% का प्रोपोर्शन ईमानदारी वाला निकलेगा। वही हलाल की रोजी हो, घर पे बैठ के थोड़ा सा रोजी मतलब रिस्क हो, आप घर पे जो है वो सुकून से अपनी जिंदगी गुजारो। हर कंपनी अव्वल तो वैसा नहीं करती। ये जो प्रिजम्पशन है ना कि सब कुछ ही गलत है, पहले इस प्रिजम्पशन को साइड लाइन कर दो सबसे पहले, फिर उसके बाद आते हैं इस चीज पे। देखो कुछ कंपनीज हैं अनड्यू फेवर मांगती हैं, लेकिन वो अनड्यू फेवर शेयर होल्डर का पैसा चोरी करने के लिए नहीं होता, वो टैक्स इवेट करने के लिए होता है। बस कंपनी का होली सोली पर्पस यही होता है कि भाई मेरा टैक्स किसी तरीके से बच जाए। मैक्सिमम लेवल अगर कहीं पे कोई फ्रॉड देखा भी है ना, तो वो ये देखा। मैंने 2014 में एक कंपनी का ऑडिट किया था, 2 साल की रिस्टेटमेंट हुई थी, वहां पे 6.5 रुपए की EPS 85 पैसे रह गई थी। पिछले सालों की गलतियां थी जो 2014 में आइडेंटिफाई हुई थी, उनकी रिस्टेटमेंट की थी। वहां का जो CFO था, उस बंदे की नीयत सही नहीं थी। मैंने वहां पे बाकायदा देखा है कि एक आदमी शेयर होल्डर का पैसा चोरी करने की नीयत कैसी रखता है। ऐसी कंपनीज होती हैं, बिल्कुल होती हैं, लेकिन जो ये ट्रेनी परसीव कर रहा है ना, वो ये परसीव कर रहा है कि यार हम ऑडिट फाइल्स बना रहे हैं, ऑडिट एविडेंस बना रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है, पीछे कंपनी तो चोरी ही कर रही है। टैक्स चोरी कर रही होगी ये मैं मानता हूँ, छोटी कंपनीज में बहुत कॉमन है। 80-90% जो सेठ है उनकी कोशिश होती है टैक्स चोरी हो जाए, मैं अग्री करता हूँ। शेयर होल्डर का पैसा नहीं चोरी करते वो। इन दो चीजों में फर्क है। टैक्स क्यों नहीं देना चाहते लोग? कोई इसका रिटर्न नहीं आता। वो इंडिविजुअल भी चोरी करना चाहता है, लेकिन मसला ये सैलरी में कट के आ जाता है तो कोई ऑप्शन नहीं होता। जिसकी सैलरी आ रही है टैक्स कट के आ जाएगा। मेरा भाई ये लकी सीमेंट में डिप्यूटी मैनेजर है, उसकी सैलरी आती है कट के आ जाती है। मेरा तो सैलरी वाला हिसाब नहीं रहा ना, टैक्स कट के आ जाती है। वो टैक्स चोरी कर सकता? नहीं कर सकता। बस चले उसका, अगर उसको मौका दूं वो भी ये बोलेगा यार अनजस्टिफाइड है, मैं क्यों दूं 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए साल का टैक्स। अभी सब ग्रॉस करना शुरू कर देंगे उसको। यही बोलता है मैं 1.5-2 लाख का टैक्स दूं क्यों? मैं घर से ऑफिस तक जाता हूँ, पूरी सड़क टूटी रही है। अजियत नाक है दोराजी का रास्ता। आप आगा खान से शुरू करें मोहम्मद अली तक जाएं, वो रोड किसी काम का ही नहीं है।
अच्छा, फिर लोग कारसाज से टर्न लेते हैं। एक दफा हमने लिया था, मेरे दोस्त का मोबाइल ले गए, यहाँ गाड़ी बंद हो जाएगी, वहां सामान चला जाएगा। क्या हाल है, आदमी टैक्स नहीं देना चाहता। तो कंपनीज में जो चोरी का मसला है वो सिर्फ टैक्स का पर्सपेक्टिव है। जी बोले, आप कुछ कह रही हैं क्या? हाँ, मैं शुरू कर देता हूँ। सही। तो वो वाला जो ट्रेनिंग वाला मसला है बेसिकली वो टैक्स वाला है। टैक्स को चोरी करने के हवाले से समझ में आता है कि ऐसी कोई चीज हो रही होगी, लेकिन यार ये पार्ट ऑफ कल्चर बना हुआ है यहाँ पे। सही है। चले जी, अब हम अगले चीज की तरफ बढ़ते हैं। सुबह हमने थोड़ा थियरी वाला एरिया कर लिया, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट वाला पर्सपेक्टिव अब शुरू करते हैं। पहले उस पूरे टॉपिक का ओवरव्यू लेंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला उस पे फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में हमारे पास प्राइमरी तौर पे कितनी बाइफिकेशंस होती हैं, सब यहाँ पे देख लो। जब तक ओवरव्यू हो रहा है ना, यहाँ देख लो, मैं नोटिंग का टाइम दे दूंगा। सही है, सारा यहाँ पे देख लो, टोटल रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। जैसे कल हमने थ्योरी को रिवाइज किया पूरा, इसको भी कर लेते हैं। सर, दो तरीके की चीजें हमारे पास, क्या क्या? करेंसी रिस्क मैनेजमेंट और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। ये दो चीजें होगी। सही है। फिर करेंसी रिस्क मैनेजमेंट में अगर हम बाइफिकेट करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले क्या आता है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फिर मनी मार्केट हेज, then we have futures, then we have options। ठीक हो गया जी। सर, अगर मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो उसमें क्या होगा? सिर्फ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइमरली दो पार्टीज के दरमियान फ्यूचर की एक ट्रांजैक्शन, फ्यूचर की एक प्राइस पर करने का नाम है। इन दोनों में से कोई भी पार्टी बैकआउट नहीं कर सकती। अगर किसी को बैकआउट करना है और एक्चुअल बाय या सेल की ट्रांजैक्शन नहीं करनी है तो फिर जो गेन या लॉस का पोर्शन है वो देके सेटलमेंट करे। अमूमन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में 99% केसेस के अंदर जो मकसद होता है वो नेट सेटलमेंट करना नहीं होता, एक्चुअल उस चीज को बाय या सेल या परचेज करना होता है। 6 महीने बाद इवेंट है, बैंक्वेट की बुकिंग आज करा ली, रेट लॉक कर लिया, कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, डॉलर कितने का भी हो, आपको वो बैंक्वेट उसी रेट के ऊपर मिलेगा। ये फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन है। मेरी 3 महीने बाद पेमेंट होनी है फलाना $1,00,000 की, मैंने आज रेट लॉक करवा लिया बैंक के साथ कि मैं 3 महीने बाद आपसे $1,00,000 इस रेट पर परचेज करूंगा, तो उस ट्रांजैक्शन का मतलब एक्चुअल में डॉलर परचेज करना होता है। सही है। फ्यूचर ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन फ्यूचर प्राइस। सही। फिर आ जाओ मनी मार्केट हेज की तरफ। सर, मनी मार्केट हेज तब होता है जब आपका फॉरवर्ड का जो रेट है वो आपको इतना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, यानी वो रिस्क फ्री फॉरवर्ड रेट के कंपैरिजन में एक महंगा रेट आपको यहाँ पर मिल रहा है। इधर किस चीज का इंपैक्ट होता है? डिमांड और सप्लाई का। डिमांड सप्लाई के इफेक्ट की वजह से रेट ऊपर नीचे हो सकता है। आप मनी मार्केट हेज अपना रेट फॉर्म कर सकते हैं। मनी मार्केट हेज के पीछे जो ग्राउंड थ्योरी है वो क्या है? इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। ठीक है। मनी मार्केट हेज के अंदर क्या होता है? हम अपना ओन फॉरवर्ड रेट क्रिएट करते हैं, और ये फॉरवर्ड रेट कौन सा फॉरवर्ड रेट होता है? रिस्क फ्री फॉरवर्ड रेट। सर, रिस्क फ्री फॉरवर्ड रेट निकालने का तरीका क्या है? स्पॉट रेट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट इन वन करेंसी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट ऑफ अनदर करेंसी। सर, कौन सा इंटरेस्ट रेट न्यूमरेटर में, कौन सा डिनोमिनेटर में? जो करेंसी न्यूमरेटर में उसका इंटरेस्ट रेट भी न्यूमरेटर में, जो करेंसी डिनोमिनेटर में उसका इंटरेस्ट रेट भी डिनोमिनेटर में। सही। इनको आवाज आ रही है ना तला ऑनलाइन वालों को? सही। फिर मनी मार्केट हेज क्रिएट किस तरीके से करते हैं? सर, इसको क्रिएट करने का क्या तरीका है? दो चीजें हमारे पास, एक पेमेंट का केस है, दूसरा रिसीट का केस।
सर पेमेंट के केस में क्या होता है और रिसीट के केस में क्या होता है? पेमेंट के केस में 2 स्टेप सर, हम डिपॉजिट करते हैं फॉरेन करेंसी में और हम बोरो करते हैं लोकल करेंसी। ठीक, इसके बाद हमारे पास दूसरा केस है कौन सा? रिसीट का। इसके अंदर क्या करना होता है सर? इसमें बोरो होता है फॉरेन करेंसी में और डिपॉजिट होता है लोकल करेंसी में। सर इन दोनों के दरमियान बोरोइंग करके कन्वर्ट कराना या इधर बोरो करके कन्वर्ट कराना किस रेट पर होता है? करंट स्पॉट रेट पर, जो आज स्पॉट रेट चल रहा है। जिस दिन तुम मनी मार्केट हेज क्रिएट कर रहे हो, हेज क्रिएट करने जा रहे हो, वहां पे क्या होगा? लोकल करेंसी में बोरो करके फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करवाओगे ना, फिर उसको डिपॉजिट करके अकाउंट में रखोगे तो वो पैसे ग्रो होगे, उतने बनेंगे जितनी पेमेंट करनी है। वो जो कन्वर्जन होगी वो किस रेट पे होगी? उस दिन के स्पॉट रेट, और यहाँ पर उस दिन के स्पॉट रेट। हाँ, फर्क सिर्फ ये है सर कि यहाँ पे मैं लोकल करेंसी लेके फॉरेन करेंसी मार्केट से बाय कर रहा हूँ, डीलर मुझे सेल कर रहा है, तो रेट कौन सा लगेगा? सेलिंग रेट लगेगा कन्वर्जन के वक्त, स्पॉट सेलिंग रेट, जो सेलिंग रेट स्पॉट का चल रहा है। यहाँ पे क्या होगा सर? यहाँ चूंकि मैंने फॉरेन करेंसी में बोरो किया है और फॉरेन करेंसी को मैं जाके डीलर को सेल कर रहा हूँ, डीलर मुझसे बाय कर रहा है, तो जो स्पॉट रेट है वो कौन सा लगेगा? बाइंग रेट लगेगा। ये पॉइंट क्लियर होता है सबको? एवरीवन गेट्स इट? सर यहां कन्वर्जन के लिए स्पॉट रेट होगा, लेकिन कौन सा? सेलिंग रेट। सर यहां कन्वर्जन के लिए स्पॉट रेट होगा, लेकिन कौन सा? बाइंग रेट। और बाइंग रेट, सेलिंग रेट, डायरेक्ट कोड, इनडायरेक्ट कोड, इनमें तो आप लोग सब जीते हैं, मस्त है। थोड़ा सा रिवाइज कर लें इसको भी। बाइंग रेट क्या होता है सर? वो रेट जिसके ऊपर आपसे डीलर कोई चीज बाय कर रहा है। सेलिंग रेट, जब डीलर आपको कोई करेंसी जो है वो फॉरेन करेंसी जो है वो सेल कर रहा है, आप फॉरेन करेंसी बाय कर रहे हैं। अमूमन पेमेंट के केस में कौन सा रेट लगता है? मुझे फॉरेन करेंसी की पेमेंट सप्लायर को करनी है, सेलिंग रेट। क्यों सर? मुझे फॉरेन करेंसी चाहिए, मैं डीलर से जाके खरीदूंगा, डीलर मुझे बेचेगा, ये मेरे पास सेलिंग रेट हो जाता है। बाइंग रेट एक्सपोर्ट्स के केस में, रिसीट के केस में, मेरे पास मेरे कस्टमर से पैसे आएंगे, मैं जाके डीलर को दूंगा, डीलर उस करेंसी को अपने पास ले लेगा, यानी मुझसे बाय कर लेगा और मुझे रिलेटिवली रुपए वापस कर देगा, तो वहां पे बाइंग रेट अप्लाई होता है। बाइंग रेट और सेलिंग रेट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो डीलर का टेक्निकली मार्जिन होता है या स्प्रेड होता है, जिससे डीलर कमाते हैं। ऐसे ही ठीक। मनी मार्केट हेज के अंदर हम वो खुद क्रिएट कर देते हैं। यहां तक तो बहुत ही आसान है, कोई मसला नहीं। ट्विस्ट कहानी में कहां से शुरू होता है? फ्यूचर से शुरू होता है। ये हमारा मुस्तकबिल तबाह कर देता है जब हम उसको पढ़ना शुरू करते हैं। सर फ्यूचर्स के अंदर क्या सिनेरियो होता है? होता ये भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही है, होता ये भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन कहां पर? एक्सचेंज ट्रेडेड। ऐसा एक्सचेंज जिसके ऊपर इस तरह के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हो, हम इसको कहते हैं फ्यूचर्स काउंटर। यहाँ पे हमारा मकसद एक्चुअल ट्रांजैक्शन करना होता है। क्या मकसद होता है? सिर्फ और सिर्फ हेज करना। अगर मैं एक्चुअल में किसी कमोडिटी की बाई सेल कर रहा हूँ, डॉलर्स का बाई सेल कर रहा हूँ, तो वो मैं कौन सी मार्केट में करूंगा? स्पॉट मार्केट में करूंगा। फ्यूचर्स में क्या करने आऊंगा? हेज करने आऊंगा। फ्यूचर्स का उसूल क्या है? जो चीज बाद में करनी है उसको आज कर लो। डॉलर बाद में बाय करने, डर लग रहा है डॉलर महंगा हो जाएगा, आज बाय कर लो। स्ट्रेटेजी क्या कहलाएगी? बाय नाउ सेल लेटर। एट द सेम टाइम अगर मैं डॉलर बाद में सेल करना चाह रहा हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी, मुझे हेज करने की जरूरत है? नहीं सर, ये रिस्क ही नहीं है। अगर मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि डॉलर महंगा हो जाएगा, मेरी एक्सपेक्टेशन है डॉलर महंगा हो जाएगा, फिर मुझे हेज करने की जरूरत नहीं है। बीइंग एन एक्सपोर्टर, बीइंग एन एक्सपोर्टर मुझे हेज करने की जरूरत कब है? जब मुझे लग रहा है कि हाँ यार डॉलर रिलेटिवली नीचे ना आ जाए, तो आज सेल कर दें, बाद में उसको इवेंचुअली फ्यूचर को क्लोज करने के लिए बाय कर लेंगे। स्ट्रेटेजी क्या होगी? सेल नाउ बाय लेटर, सेल नाउ बाय लेटर। फ्यूचर्स में ये दो तरह की स्ट्रेटेजी होती है। व्हेनेवर यू आर प्रेडिक्टिंग समथिंग्स प्राइस टू गो अप और आपको उसको बाय करना है, आज बाय कर लो। बाय नाउ सेल लेटर। क्योंकि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या होते हैं?
पहले उनकी पोजीशन जमाई लेते हुए ओपन होती है और फिर उसके बाद उनकी पोजीशन क्लोज होती है और इनकी आपस में नेट सेटलमेंट होती है। क्या ये क्लोज सिर्फ सेटलमेंट डे वाले दिन हो सकता है? नहीं सर, ये कभी भी हो सकता है। ये क्लोज आप कभी भी कर सकते हैं। हाँ, उसकी सेटलमेंट की एक डेट डिफाइंड है, आप उस डेट से पहले कभी भी क्लोज कर लो या उस डेट पे क्लोज कर लो। अगर क्लोज नहीं करोगे तो क्या होगा सर? वो एक्चुअल ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी जिसकी बात की आप। मिसाल के तौर पे नेशनल रिफाइनरी के शेयर्स हैं, 235 रुपए का चल रहा है, मुझे 1 महीने बाद परचेज करना है और मुझे लग रहा है महंगा हो जाएगा, मैंने 235 में उसका फ्यूचर बाय कर लिया, महीना गुजर गया, वो मार्केट में 255 का हो गया, मैंने इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज ही नहीं किया, ब्रोकर मेरे अकाउंट में शेयर्स गिरा देगा और मुझे बोलेगा 235 के हिसाब से पैसे दे दो, मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। और क्या जब हम फ्यूचर्स में एंटर होते हैं तो हमारे अकाउंट में कुछ पैसे भी नहीं होने चाहिए? कितना होना चाहिए सर? 10-15% का एक मार्जिन मनी ब्रोकर आपसे मांगता है, यार इतना आप एटलीस्ट जमा करा दें। वो मार्जिन मनी अमूमन कहां से आता है? फाइनेंसिंग से आता है, हम बैंक से उनको बोरो करते हैं, क्योंकि अगर पैसे होते तो आज ही बाय कर लेते भाई, फ्यूचर्स में आते ही क्यों? फ्यूचर्स में आए ही इसीलिए क्योंकि आज पैसे नहीं है, और फ्यूचर्स ये अपॉर्चुनिटी देता है कि 100% पैसे देने की जरूरत नहीं है, 10-15% के मार्जिन के ऊपर आप एक चीज को अपने कॉन्ट्रैक्ट में लॉक कर सकते हैं। एक दफा पोजीशन ओपन करनी है और फिर उसके बाद पोजीशन को क्लोज करना है। बाय करने को क्या किस तरह की पोजीशन कहा जाता है? लॉन्ग पोजीशन। सेल करने को शॉर्ट पोजीशन। जब आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि एक चीज नीचे जाएगी, यू शुड गो शॉर्ट, अगर आपको उसको सेल करना है, ठीक है। अगर बाय करना है और नीचे आ रही है तो कोई मसला ही नहीं है, तो हेज करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो नेचुरली हेज हो चुका है। अब आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, अगर इस चीज की प्राइस आ रही है नीचे, मजीद नीचे आएगी, ठीक है। समझ में आती है बात? ये ओवरऑल पर्सपेक्टिव में फ्यूचर्स का गेम होता है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, एक तरफ आप अपनी पोजीशन को ओपन करेंगे, दूसरी तरफ आप अपनी पोजीशन को क्लोज करेंगे। ओपन किसी भी डेट पे कर सकते हैं, क्लोज भी किसी भी डेट पे कर सकते हैं, कोई फर्क इसके अंदर नहीं पड़ता। दो स्ट्रैटेजीज होती है हमारे पास, एक होती है बाय नाउ सेल लेटर, सेल नाउ बाय लेटर, ठीक है। दो तरह की स्ट्रैटेजीज होती है। फिर दूसरी एक बात सर, फ्यूचर्स की केस में नेट सेटलमेंट हो जाती है। नेट सेटलमेंट से मतलब गेन या लॉस की सेटलमेंट हो जाती है, या ब्रोकर हमारे अकाउंट में गेन गिरा देता है या हमसे लॉस रिसीव कर लेता है। एक और कॉन्सेप्ट हमने यहां पर पढ़ा था इस दफा, बेसिस एंड बेसिस रिस्क। क्या होता है ये सर? बेसिस उस डिफरेंस को कहते हैं जो डिफरेंस स्पॉट रेट और फ्यूचर्स के रेट के बीच में उस दिन होता है जिस दिन आप ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहे होते हैं। ये डिफरेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है कब? जब बिल्कुल एग्जैक्ट मैच्योरिटी की डेट आ जाती है, फ्यूचर और स्पॉट सेम अमाउंट के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं, अनलेस की कोई डिमांड सप्लाई का मसला हो जाए। वो स्टॉक मार्केट में कभी मैं तुम्हें प्रैक्टिकली मौका लगा तो दिखा दूंगा, आखिरी दिन होता है रेट बराबर नहीं होता, या तो सेलर हावी होता है या बायर हावी होता है। अगर कोई शेयर डिमांड में है और बहुत सारे लोगों को चाहिए, उसका बाइंग रेट ऊपर ऊपर लग रहा है, तो आखिरी दिन जिसने शॉर्ट किया हुआ होता है वो मर जाता है, क्योंकि रेट बढ़ रहा होता है। जिसने शॉर्ट किया हुआ यानी सेल नाउ, पहले सेल नाउ किया है, अब उसको क्या करना है? बाय करना है। बाय करने के लिए उसको सामने क्या चाहिए? सेलर। सेलर खड़ा ही नहीं होता, एक चीज इतनी डिमांड में होती है। मजा तब आता है जब आप एक स्टॉक को शॉर्ट करें और उसको अपर लॉक लग जाए, बायर खड़ा है, सेलर है ही नहीं। अब आप भी बायर बन जाएंगे क्योंकि आपने सेल नाउ किया है, बाय लेटर है, बाइंग करने खड़े हो गए, कोई सेलर ही नहीं है उसका, इतना डिमांड में, इतना हीटेड आइटम है वो। तो ऐसा भी होता है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। कभी किसी को बोलोगे ना कि बिल्कुल बराबर हो जाता है, वो नहीं मानेगा। थ्योरेटिकली इट्स द लॉ, थ्योरेटिकली ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल आखिरी दिन इन दोनों के बेसिस, इन दोनों के बीच का जो बेसिस है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। अच्छा, फ्यूचर को क्लोज करने का रेट अगर एग्जामिनर ने दिया हुआ है तो क्या हमें इसके बारे में सोचना है? नहीं सर, अगर रेट एग्जामिनर ने दिया हुआ है, वी डू नॉट नीड टू थिंक एनीथिंग अबाउट इट। कितना बेसिस था, नहीं था, क्या पीरियड था, कुछ भी नहीं, हमें कुछ भी नहीं सोचना। अगर एग्जामिनर ने हमें फ्यूचर को क्लोज करने का रेट नहीं दिया हुआ, फिर हम क्या करेंगे सर? हम देखेंगे जिस दिन हमने अपनी पोजीशन ओपन की, जिस दिन हमने अपनी पोजीशन ओपन की, उस दिन इन दोनों के बीच में बेसिस या इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो रिलेटिवली कितना था। इस डिफरेंस को आप डिवाइड करोगे टोटल पीरियड से और मल्टीप्लाई करोगे रिमेनिंग पीरियड से।
मल्टीप्लाई करोगे रिमेनिंग पीरियड्स, ये जो रिमेनिंग पीरियड्स आप मल्टीप्लाई करोगे इसको फिर क्या करोगे, इनकॉर्पोरेट किसमें करोगे सर, उस दिन के स्पॉट रेट में जिस दिन आप क्लोज कर रहे हैं। ये प्लस होगा या माइनस होगा, डिपेंड करता है सर, जिस दिन आपने पोजीशन ओपन की थी अगर फ्यूचर ऊपर था और स्पॉट नीचे था तो आज भी ऐड कर दो, अगर फ्यूचर नीचे था और स्पॉट ऊपर था तो आज भी माइनस कर दो। देखो पहले दिन पॉजिटिव डिफरेंस था या नेगेटिव था, आज तुम्हारे दिन भी पॉजिटिव या नेगेटिव उसी हिसाब से होगा, लेकिन उतना ही होगा जितना रिमेनिंग स्प्रेड है, जितना रिमेनिंग स्प्रेड है दोनों के बीच में, जितना रिमेनिंग डिफरेंस है। सही। अगर एग्जामिनर तुम्हें क्लोजर का रेट नहीं देता तो आप खुद ये चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अगर वो दे देता है तो फिर जरूरत, फिर हमें इस चीज की टेंशन नहीं, अगर वो दे देता है तो फिर हमें किसी किस्म का मसला नहीं। समझ में आती है बात, क्या ये पॉइंट सब समझते हैं, एवरीवन गेट्स इट। तो फ्यूचर्स में हमें कितने काम करने हैं, 2 काम करने हैं। सबसे पहले ये देखना है कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी यहाँ पे, और फिर कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होगा। पहला स्टेप, स्ट्रैटेजी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होगा, बाय नाउ सेल लेटर, सेल नाउ बाय लेटर, तो कोई एक चीज डिटरमिन कर लो और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स डिटरमिन कर लो। क्या फ्यूचर्स के केस में कोई भी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, नहीं सर, लॉट साइजेस होती हैं, स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं, सेटलमेंट की डेट भी स्टैंडर्ड होती है जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो सकता है। अगर मुझे फॉर एग्जांपल, गौर से सुनना, मेरी पेमेंट हो रही है 5 अगस्त को, मुझे 2 फ्यूचर्स मिल रहे हैं, एक 31 जुलाई को मैच्योर हो रहा है, एक 31 अगस्त को हो रहा है, मुझे कौन सा लेना चाहिए, 31 अगस्त वाला या 31 जुलाई वाला, सर 31 अगस्त वाला, क्योंकि वो 5 दिन अनहेज्ड नहीं रहने चाहिए। मैं चाहूंगा मैं 5 अगस्त को क्लोज कर दूंगा उसको, और एक्चुअल ट्रांजेक्शन कहाँ होगी, हमेशा स्पॉट मार्केट में। अगर मुझे फ्यूचर में, अगर मुझे स्पॉट में किसी चीज पे लॉस हो रहा होता है तो फ्यूचर में नेचुरली गेन हो जाता है, और अगर फ्यूचर में लॉस हो जाता है तो स्पॉट में नेचुरली गेन हो जाता है। टेक्निकली मेरी जो नेट कॉस्ट होती है, एवरेज कॉस्ट होती है, वो करीब करीब होती है उस रेट के जिस डेट पे मैंने फ्यूचर का पोजीशन ओपन की थी, करीब करीब उसकी होती है। अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस होता है तो वो किस वजह पे होता है सर, कभी कभी आप अंडर एज करते हैं या ओवर एज करते हैं उसकी वजह से, और कभी कभी स्पॉट मार्केट का डिफरेंस और फ्यूचर्स मार्केट का डिफरेंस आपस में बराबर नहीं है। जितनी मूवमेंट स्पॉट में हुई होती है वर्सेस जितनी मूवमेंट फ्यूचर में हुई होती है वो आपस में इक्वल नहीं होती। क्या ये बात समझ में आती, एवरीवन गेट्स इट। ये डिपेंड करता है एक्सपेक्टेशन पे। आज अगर मैं फॉर एग्जांपल ये एक्सपेक्ट करूं कि एक स्टॉक प्राइस अगले 1 महीने 2 महीने के अंदर नीचे जाने वाली है, मिसाल के तौर पे डिविडेंड दिया उसने, डिविडेंड देने के बाद क्या होता है, प्राइस एक्स हो जाती है ना। अब आज एक कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया, लेकिन अभी डिविडेंड दिया तो नहीं है, उसका फ्यूचर तुम्हें लगता है कि डिविडेंड के साथ चल रहा होगा या एक्स डिविडेंड प्राइस पे चल रहा होगा, एक्स डिविडेंड पे चल रहा होगा, यानी इन दोनों के बीच में जो स्प्रेड है वो क्या है, नेगेटिव है। मार्केट एक्सपेक्ट करेगी कि प्राइस नीचे चली जाएगी डिविडेंड मिलने के बाद, तो टेक्निकली अगर वो नेगेटिव स्प्रेड है तुम भी रिमेनिंग पीरियड में फिर स्पॉट में उसको माइनस कर दोगे। सही, ये बात समझ आई जो मैंने उसको जवाब दिया। तो फ्यूचर के अंदर कुल मिला के कितने स्टेप, 2 से 3 स्टेप। पहले स्टेप के अंदर देख लो स्ट्रेटेजी क्या है, बाय नाउ सेल लेटर है या सेल नाउ बाय लेटर, और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकाल लो। अब दूसरा स्टेप तुम्हारा, पोजीशन ओपन करो देखो किस रेट पे हो रही है, पोजीशन क्लोज करो देखो किस रेट पे हो रही है। रेट दिया हुआ है क्लोजिंग का, बेहतरीन, बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ खुद बना लो रिमेनिंग स्प्रेड से, और जो गेन लॉस आ जाए आपके पास उसको स्पॉट की ट्रांजेक्शन में एडजस्ट कर। एक्चुअल ट्रांजेक्शन कहाँ होगी, स्पॉट मार्केट में। याद आ गया फ्यूचर पूरा, यहां तक भी सही है सर। ये तंग करता है ना थोड़ा, बहुत तंग करता है सर करेंसी ऑप्शंस में क्या होता है, ऑप्शंस में आपके पास प्राइमरीली 2 तरीके की टाइप्स होती हैं, एक कॉल, दूसरा पुट। कॉल ऑप्शन क्या है, राइट टू बाय। पुट ऑप्शन क्या है, राइट टू सेल। राइट टू बाय, मेरे पास किसी चीज को बाय करने का राइट है, ऐसा ऑप्शन में क्यों परचेस करता हूं, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसकी प्राइस आगे जाके हाई हो जाए, इसकी प्राइस आगे जाके हाई हो जाएगी। यानी जो काम मुझे आज जो काम मुझे बाद में करना है, टेक्निकली वो काम करने का ऑप्शन मैंने आज खरीद लिया है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। राइट टू सेल के अंदर मेरा रिस्क क्या होता है, सर इसकी प्राइस रिलेटिवली नीचे ना चली जाए। अंडरलाइंग प्राइस किसको कहते हैं ऑप्शंस के केस में,
सर वो कमोडिटी या वो चीज जिसके ऊपर आपने ऑप्शन परचेस किया हुआ है उसकी मार्केट प्राइस या अंडरलाइंग प्राइस कहलाती है। मिसाल के तौर पे स्टॉक फ्यूचर्स हैं, तो जो शेयर्स की अपनी मार्केट प्राइस है वो अंडरलाइंग प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस क्या कहलाती है? जिस प्राइस पे मैंने लॉक किया है, आइदर बाय करना या सेल करना। अगर राइट टू बाय है तो बाय करने की प्राइस, अगर राइट टू सेल है तो सेल करने की प्राइस, ये स्ट्राइक प्राइस कहलाती है। कॉल ऑप्शन के केस में जब स्ट्राइक प्राइस अंडरलाइंग प्राइस से कम होती है, यानी मैं उस चीज को सस्ता खरीद सकता हूं जो मार्केट में महंगी है, तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या कहलाएगी? पॉजिटिव। जिस ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव है वो क्या कहलाता है? इन द मनी। इन द मनी का मतलब उसको एक्सरसाइज करने में क्या है? बेनिफिट है, एंड वी शुड एक्सरसाइज। शदीद बेनिफिट है तो डीपली इन द मनी। समझ में आती है बात? अब आ जाओ कॉल ऑप्शन के केस में। कॉल ऑप्शन में आपके पास क्या मौजूद है? राइट टू सेल। कॉल ऑप्शन के केस में इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो कब होती है? नहीं सॉरी, हाँ पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन के केस में इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो कब होती है? जब मैं जिस चीज को बेचना चाह रहा हूं वो मार्केट में महंगी है, या मेरे पास सस्ता बेचने का ऑप्शन है, क्या मैं इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा? इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है, क्या कहलाएगा? ये आउट द मनी। क्या इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव होती है? क्यों? सर एट द लीस्ट आप उसको नहीं एक्सरसाइज करोगे, नुकसान में तो नहीं एक्सरसाइज करोगे, जाने दोगे, इससे प्रीमियम का लॉस होगा। एक्सरसाइज करके मजीद लॉस अपने ऊपर कोई नहीं लेता फॉर द सेक ऑफ इट। वो कहाँ करना पड़ता है? क्या एक्सरसाइज करना ही करना है चाहे लॉस हो रहा हो? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, या तो क्लोज करो या डिलीवरी उठाओ। अगर शॉर्ट किया हुआ है, सेल किया हुआ है, तो या तो क्लोज करो या वो शेयर्स ला के दो जो बेचे। ऐसे ही होता है, ठीक है? समझ में आती बात? ऑप्शंस के केस में हमारे पास फिर दो कैटेगरीज हो गई, एक हो गया कॉल ऑप्शन और एक हो गया पुट ऑप्शन। सर काम यहां पे भी वही है, मैं इंपोर्टर हूं, मुझे करेंसी चाहिए, मैंने आज करेंसी का कॉल ऑप्शन ले लिया, आज करेंसी का कॉल ऑप्शन ले लिया, यानी मेरे पास करेंसी का राइट टू बाय मौजूद है। मार्केट में सस्ती मिल रही है तो मार्केट से ले लूंगा, मार्केट में महंगी है तो इस ऑप्शन के अंडर ले लूंगा, और ऑप्शन का प्रीमियम मुझे पे करना पड़ता है। सही। अगर इसी तरीके से मैं एक्सपोर्टर हूं तो भी सीधा सीधा हिसाब है, कैसा ऑप्शन ले लूंगा? पुट ऑप्शन। मेरे पास मेरी करेंसी को राइट टू सेल मौजूद है, अगर मार्केट में महंगी बिक रही होगी वहां बेच दूंगा, मार्केट में सस्ती होगी तो ऑप्शन के अंडर बेच दूंगा। सर ये बिल्कुल सही रहता है। इसी तरीके से अगर तुम्हारा एक्सचेंज रेट डायरेक्ट हो, यानी कि जो ऑप्शन डिफाइन हुआ है वो तुम्हारी फॉरेन करेंसी के टर्म्स में डिफाइन हुआ। मिसाल के तौर पे तुम्हारी फॉरेन करेंसी है डॉलर, फॉरेन करेंसी है यूएसडी, तो ऑप्शन है तुम्हारे पास यूएसडी ट्रेडेड। यूएसडी ट्रेडेड अगर ऑप्शन है, अगर यूएसडी ट्रेडेड ऑप्शन है, इसका प्रीमियम रुपए में डिफाइन हुआ है, यूएसडी ट्रेडेड ऑप्शन है, तो फिर क्या होगा? इंपोर्टर के केस में सीधा केस है सर, इंपोर्टर के केस में कॉल ऑप्शन, एक्सपोर्टर के केस में पुट ऑप्शन। अब मैं इंपोर्टर एक्सपोर्टर कह रहा हूँ, इंपोर्टर से मुराद जिसको करेंसी की जरूरत है, इसको बाय करना है, और एक्सपोर्टर से मुराद जिसको बेचना है। कभी कभी कंपनीज इंपोर्टर एक्सपोर्टर नहीं होती, उन्हें लोन की रीपेमेंट करनी होती है, तो अगर किसी को लोन की रीपेमेंट करनी है तो उसके लिए कौन सा केस होगा? ये इंपोर्टर वाला केस होगा। और किसी के पैसे आने हैं बाहर से, उसने लोन दिया हुआ था किसी को, बस पैसे आने या जाने की बात, पेमेंट करनी है, कॉल का केस, रिसीट करनी है, पुट का केस। इसको पेमेंट और रिसीट कह लो वो भी सही है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कह लो वो भी सही। लेकिन अगर तुम्हारी फॉरेन करेंसी यूएसडी है लेकिन ऑप्शन पीकेआर ट्रेडेड है, फिर उल्टा हो जाएगा सर। उस केस में इंपोर्टर पुट ऑप्शन पे जाएगा, फिर एक्सपोर्टर कॉल ऑप्शन पे जाएगा। जितनी करेंसी इनकी सेटल ऑप्शन में हो जाती है ठीक है, बाकी फिर ये मार्केट से सेटल कर लेंगे, स्पॉट मार्केट से सेटल कर लेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट्स मूव किस तरह कर रहे हैं इसके ऊपर ग्रिप लेके आनी है। कॉन्ट्रैक्ट्स की मूवमेंट कैसे होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरीके से मूव कर रहे होते हैं, पहले ट्रांजेक्शन क्या होती है, फिर क्या होती है, फिर क्या होती है, डिसीजन कैसे लेना है, इसके ऊपर ग्रिप मजबूत करनी है। ये चार इंस्ट्रूमेंट्स इस तरीके से तुम्हारे करेंसी रिस्क मैनेजमेंट में मूव करते हैं। सही है? समझ आती है बात? ये एक शॉर्ट
समरी सी मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड की। अब बताओ किसी को कहीं पे कोई स्पेसिफिक मसला होता है यहाँ पे? एनीवन? कोई चीज इशू करती है, कोई चीज समझ में नहीं आती इन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर सॉल्व करते वक्त? अगर ये यूएसडी ट्रेडेड है तो एक तरीके से डायरेक्ट कोट वाला सिनेरियो हो गया। पीकेआर ट्रेडेड है तो ये रिवर्स ऑप्शन है, उल्टी कहानी है इसमें। तो मैं लेना देना यूएसडी ऑप्शन किस में डिफाइन हुआ है? पीकेआर में। कॉन्ट्रैक्ट साइज भी पीकेआर के हिसाब से। और कोई सवाल किसी का? एनीवन? अब आ जाओ इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। सर इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है? सबसे पहला होता है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट के अंदर हम क्या करते हैं? सर हम एक इंटरेस्ट रेट को लॉक कर लेते हैं। लॉक कर लेते हैं। अगर मिसाल के तौर पे मैंने 6 महीने बाद लोन लेना है 3 महीने के लिए, तो टोटल ड्यूरेशन कितना होगा? 9 मंथ्स का। ये मैं कहूंगा 6/9। 6 महीने बाद लेना है 3 महीने के लिए, टोटल हो जाएंगे 9 महीने। ठीक है। इंटरेस्ट रेट मेरा आज लॉक हो गया। इस कॉन्ट्रैक्ट को सेटल कब करेंगे? 6 महीने के बाद या 9 महीने के बाद? 6 महीने के बाद। हालांकि उसके 3 महीने अभी खत्म होने, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्ट में जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स अनाउंस हो जाते हैं वहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो जाता है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स अनाउंस हो जाते हैं वहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो जाता है। आपका गेन बनता है, बैंक आपको पे कर देता है। आपका लॉस बनता है, बैंक आपसे वो ले लेता है। सही। सर मैं बोरोअर हूं, मुझे बोरोइंग करनी है, मेरे लिए एफआरए में स्ट्रैटेजी क्या होगी अगर इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाने का एनालिसिस है? मसला ही नहीं है सर, इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हैं, आपको एफआरए लेने की जरूरत ही नहीं है। एफआरए कब लेना है? जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाए, बढ़। अब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो मेरी स्ट्रैटेजी यहाँ क्या होगी एफआरए के केस में? इसमें उल्टा होता है, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स में उल्टा होता है। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स में उल्टा होता है, वो 100 रुपए के हिसाब से डिफाइन हुए होते हैं, याद है? 100 के हिसाब से डिफाइन हुए होते हैं। 4% इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स में? 96। वो उस तरीके से जो है बैरल डिफाइन हुए होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास सिनेरियो क्या हो गया? और दूसरा है लेंडिंग। ठीक है। बोरोइंग के केस में स्ट्रैटेजी क्या होती है? बाय नाउ सेल लेटर। यहाँ स्ट्रैटेजी क्या होती है? सेल नाउ बाय लेटर। सर जिस बैंक से एफआरए लेते हैं लोन भी उसी से लेते हैं? जरूरी नहीं है, हो सकता है, कोई तबाही भी नहीं है इसमें, लेकिन जरूरी नहीं। 99% केसेस के अंदर एफआरए आप एक सेपरेट बैंक के साथ करते हैं और लोन अरेंजमेंट आपकी अपनी एक सेपरेट बैंक से होती है जिसके साथ आप डेली बेसिस पे, डे टू डे बेसिस पे ऑपरेशंस अपने रन करते हैं। ठीक। वो बैंक क्या करता है जो एफआरए वाला है, आपका गेन या लॉस का सेटलमेंट आपके साथ कर लेता है। दैट्स इट। अगर आपको एक्चुअल बोरिंग में आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो आपको एफआरए पे फायदा हो जाएगा, और अगर एक्चुअल बोरिंग में इंटरेस्ट रेट गिर गए वहां फायदा होगा लेकिन एफआरए पे नुकसान हो जाएगा। इफेक्टिव रेट करीब करीब बैठेगा। सर ये डिसबैलेंस तब होता है जब इफेक्टिव रेट करीब करीब नहीं आता, जब आपका नोशनल अमाउंट जो आपने एफआरए में नोशनल अमाउंट अग्री किया है वो लोन की अमाउंट से ऊपर नीचे हो जाए, वो लोन की अमाउंट से ऊपर नीचे हो जाए। तो नोशनल अमाउंट अगर डिसबैलेंस हो रहा है तो फिर आपका इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होगा, वरना इंटरेस्ट रेट करीब करीब उसी परसेंटेज के बैठता है जो एक्चुअल परसेंटेज आप शुरू में लॉक करना चाह रहे थे, शुरू में आपने लॉक की थी। परफेक्टली हेज वाली चीज होती है इसके अंदर का नोशनल अमाउंट सेम है। लेकिन एक चीज है जो कभी भी यहाँ पे हेज नहीं की जा सकती, वो क्या है? स्प्रेड। आप वेरिएबल रेट को हेज कर सकते हो, स्प्रेड को कभी हेज नहीं कर सकते। एक कंपनी है उसको लाइबोर प्लस 0.5 बेसिस पॉइंट्स पे, सॉरी लाइबोर प्लस 0.5 के ऊपर वो मिल रहा है, लोन मिल रहा है, वो हेज किसको कर लेगा? लाइबोर को। ये किसी कंपनी के लिए 0.5 होगा, किसी के लिए 1 होगा, किसी के लिए 2 होगा, बेस्ड ऑन देयर पर्सनल रिस्क प्रोफाइलिंग। वो अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग नीचे ले आए, कर लें काम, उन्हें लोन सस्ता मिल जाएगा।
किसी को स्प्रेड जीरो करना है, बैंक खोल दे, बैंक आपस में एक दूसरे को स्प्रेड नहीं चार्ज करते, ना होने के बराबर चार्ज करते हैं, काइबोर पे लेंडिंग करते हैं। सही। अब आ जाओ फॉरवर्ड ट्रेड एग्रीमेंट के बाद अगला सेगमेंट क्या है, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। सर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है बताने का। ये होता है इन टर्म्स ऑफ 100, मिसाल के तौर पे 4% है तो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस क्या होगी 96, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस बन जाती है। और यहाँ पे हमेशा जो पीरियड होता है स्टैंडर्ड पीरियड वो क्या होता है 3 months। 3 months होता है। सर इधर अगर आपको नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालने हैं तो क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट या स्टैंडर्ड अमाउंट मल्टीप्लाई बाय ट्रांजैक्शन टाइम डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट टाइम। ये बारह यहाँ पे सिनेरियो होता है। सही। सर एक ही तकलीफ है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स के केस में, वो क्या है, इसके अंदर जो सिनेरियो है वो क्या होता है, उल्टा होता है। अगर बोरिंग का केस होगा तो क्या करेंगे, अभी सेल नाउ बाय लेटर। क्यों, उसका कोई लॉजिक दे सकता है मुझे। सर जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट साइज नीचे आ रही होती है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नीचे आ रही होती है। ये इंटरेस्ट रेट 4 की जगह 8 हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या हो जाएगा 96 की जगह 92। अगर किसी चीज की प्राइस नीचे आ रही है तो वो शुड यू डू राइट नाउ, यू शुड सेल इट एंड देन बाय। वहां सेल का मतलब बोरो करना है और बाय का मतलब डिपॉजिट। एफआरए में इसका बिल्कुल उल्टा है, एफआरए में इसका बिल्कुल उलट है। सही है जी, नंबर है, इट्स अ नंबर, ये नंबर है 96, परसेंटेज नहीं, 96% नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, हाउ द कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग ट्रेडेड एट 95, बस 95 पे ट्रेड कर रहा है तो उसको अमाउंट कह सकते हो। इससे ना समझना आसान हो जाता है, बस दैट्स इट। जैसे फॉरेक्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इस तरह के फ्यूचर्स वगैरह, वहां पे टिक साइज होती है। मैंने तुम लोगों को बोला था कि टिक साइज की कंफ्यूजन में नहीं जाना, वो 10,000 है, डेसिमल का भंड मार दोगे कैलकुलेटर पे करते हुए, कभी 3 की जगह 4 0, 4 की जगह 5 0, टेंशन हो जाती है। तो सिंपल हमने क्या करना है, बेसिस और बेसिस रिस्क खत्म, इससे हमारा काम हो जाएगा, हमें टिक साइज का नहीं सोचना। तो जैसे यहाँ पे टिक साइज है इसी तरीके से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइज इस तरीके से डिफाइन है। बोरिंग में सेल नाउ बाय लेटर और डिपॉजिट में बाय नाउ सेल लेटर। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट के अंदर हमें रिस्क क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट्स नीचे चले जाएंगे, जब वो कम होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होगी, बढ़ जाएगी। बाय नाउ सेल लेटर। इंटरेस्ट रेट स्वैप तो नहीं था ना, और कैप फ्लोर और कॉलर भी नहीं था। ये तुम्हारी समरी बन गई पूरी फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट की। इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस तो मैंने तुम लोगों को करवाया था। ये किधर लिखे, यहाँ लिख लें। बोरोअर्स ऑप्शन, लेंडर्स ऑप्शन। आता हूं उस पर आता हूं। सिंपल आसान अरेंजमेंट क्या था ऑप्शन का, एक था बोरोअर्स ऑप्शन, दूसरा था लेंडर्स ऑप्शन। बोरोअर्स ऑप्शन के केस में क्या है, मैंने एक स्ट्राइक रेट अग्री कर ली, एक रेट अग्री कर लिया ऑप्शन के ऊपर, वो मेरा स्ट्राइक रेट है। अगर मार्केट में मुझे लोन उससे सस्ता मिल रहा है तो मैं मार्केट से लोन ले लूंगा, अगर मुझे महंगा मिल रहा है तो फिर मैं यहाँ पर आके अपना गेन ऑप्शन एक्सरसाइज करके अपना गेन वसूल करूंगा और एक्चुअल लोन कहाँ लूंगा, स्पॉट मार्केट में लूंगा। तो यहाँ पे मेरी डिफरेंस की सेटलमेंट हो जाती है। ये केस कब हो रहा होता है, जब मेरा रिस्क हो के इंटरेस्ट रेट्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे।
ये कॉल ऑप्शन की तरह है। इस केस में क्या होता है लेंडर्स ऑप्शन में, ये पुट ऑप्शन की तरह है। यहाँ पे भी मैं रेट लॉक करता हूँ, अगर मुझे बाजार में डिपॉजिट पे रेट कम मिल रहा है तो मैं यहाँ पर आके इसको एक्सेस करूंगा, सेटल करूंगा, इधर से अपना गेन वसूल करूंगा और वहां कम इंटरेस्ट रेट पे इसको रखवा दूंगा। अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं, उल्टा हो जाता है, तो फिर मुझे इस ऑप्शन को एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। और आप परसेंटेज में थोड़ा प्रीमियम यहाँ पे पे कर देते हो, ठीक है। वो प्रीमियम भी अगर आपके पास नहीं है तो उसको फाइनेंस करने के लिए कभी कभी आप बैंक लोन के थ्रू उसको फाइनेंस कर देते हो। एक और चीज मैंने तुम लोग यहाँ पे पढ़ाई थी, उस पर सवाल भी करवाया था, कभी कभी ऑप्शंस फ्यूचर्स के ऊपर होते हैं तो फिर बिल्कुल इसका उलट हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर्स की पूरी प्राइसिंग बिल्कुल उलट हो जाती है। लेकिन दैट इज हाईली अनलाइकली टू गेट टेस्टेड इन योर पेपर। तो वो पढ़ लिया, क्लास में पढ़ लिया, ठीक है, नॉलेज आ गई, समझ में आ गया, कभी कोई चीज ऐसी सामने आ गई तो हैंडल हो जाएगी, लेकिन उस पर इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत, बोलो भाई, नहीं ना, जो ये भी है वो भी भूल जाओगे। चलें अब इसको फटाफट कॉपी कर ले आराम से, 5-7 मिनट दे रहा हूँ, सुकून से कॉपी करो। बोरोर्स पुट ऑप्शन तो उसमें लेंडर वाले केस में है ना तुम्हारे, असल में ऑप्शंस के केस में कॉल और पुट का नाम नहीं होता, इट्स आइदर बोरोर्स ऑप्शन और लेंडर्स ऑप्शन। बोरोर ऑप्शन बिल्कुल कॉल ऑप्शन की तरह काम करता है और लेंडर्स ऑप्शन बिल्कुल पुट ऑप्शन की तरह काम करता है। तुम उसमें से अटेम्प्ट करते हो 80%, एग्जामिनर को उसमें समझ आता है 80%, वो तुम्हें मार्क्स भी देता है उसका 80%, तो भी 51.2 बनेगा, पास हो जाओगे। इतना रूम होता है तुम्हारे पास पास होने के लिए। सीएफए का एग्जाम देखो 75% पासिंग है, 80% पासिंग है। आईसीडब्ल्यू का एग्जाम देखो 75-80 पे आदमी पास होता है वहां पे। डॉक्टर्स के एग्जाम देखो, जो स्पेशलाइजेशन वाले होते हैं, बाहर के जो एग्जाम होते हैं, यूएसएमएलई 99 पे आदमी फेल हो जाता है, मजाक नहीं कर रहा। यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंस एग्जाम 98 पे आदमी फेल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि वो टॉपर इतने होते हैं, आप कट ऑफ में आते ही नहीं है। मिसाल के तौर पे उन्हें 30 का कट ऑफ लगाना है, अब 30 लोग 100 वाले हैं, पट लो जो पटना है, क्या कर लेगा आदमी। ये तो आधा पेपर पड़ा हुआ है तुम्हारे पास गलत करने के लिए, आधा पेपर पड़ा हुआ है गलती करने के लिए। और देखो ये कॉन्सेप्ट अपने जहन से निकाल दोगे, अगर लास्ट टाइम तुम 47 पे फेल हुए थे तो तुम 3 नंबर से फेल हुए थे, तुम 53 नंबर से फेल हुए थे। कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए। तो इस दफा आपकी प्रिपरेशन यही सोच के करनी है कि तुम 53 मार्क्स से फेल हुए। कितने लोगों को ये लगता है पेपर से पहले कि हम चीजें भूल रहे हैं, लगता है ये? मुझे बताओ एमएफए के पूरे कोर्स के अंदर सब टॉपिक्स कितने होंगे? चैप्टर 20 होंगे, हाँ 16-17। सब टॉपिक्स कितने होंगे? 5 कर लो एक चैप्टर के अंदर, नॉर्मली सब टॉपिक होते हैं ना 5, 4-5 होते हैं, 70-80 के आसपास। पेपर कितने सब टॉपिक से आता है? 8 या 10, 8, 10, 12, कितनी परसेंटेज हुई? 12 से 15%, सही है। अब अगर पेपर में उस कसमान उघाड़े ने पेस्टल पूछ लिया है तो मुझे बीसीजी याद रखने की जरूरत है? मुझे बीसीजी मैट्रिक्स सोचने की जरूरत है? नहीं है। तो ऑटोमेटिकली तुम्हें पेस्टल याद आएगा। तुम्हें जिस वक्त लग रहा होता है ना कि मैं सब भूल रहा हूँ, उस वक्त तुम 100% सिलेबस याद रखने की कोशिश कर रहे हो। और जिस वक्त एग्जाम में वो एक पर्टिकुलर पार्ट आता है ना, तो उस वक्त बाकी जो चीज नहीं आई होती, जहन उसको नहीं सोच रहा होता, सिर्फ उस एक पार्ट के बारे में सोच रहा होता। तो ऐसा कभी भी नहीं है कि आपको एग्जाम में चीज याद नहीं आएगी, याद आएगी, लेकिन उसमें की होती है कि आपने रिविजन अच्छे से किया हो। इसीलिए कह रहा हूँ कि जब पेपर खत्म हो तो फौरी फौरी घर पहुंचना है, टाइम बीच में कहीं जाया नहीं करना, फौरी घर पहुंचो, टाइम यूटिलाइज करो। और जो असल प्लानिंग है ना अपनी, वो पेपर के डेज की करके रखो कि भाई मेरा पेपर मिसाल के तौर पे मंडे को है, थर्सडे को है, सैटरडे को है, एक बॉल पार्क नंबर ले रहा हूँ, मंडे को है, थर्सडे को है, सैटरडे को है, तो मेरे पास लिखा हुआ होना चाहिए कि जब मैं मंडे को पेपर देकर आऊंगा, एक तो फ्राइडे मेरी सारी चीजें बंद हो जाएंगी, फ्राइडे सैटरडे संडे मैंने क्या रिवाइज करना है, कैसे करना है, मंडे को एग्जाम देना है। जब मंडे को एग्जाम दे के आना है तो एग्जैक्टली मंडे को कितने बजे बैठना है पढ़ने के लिए, वहां पे 1 मिनट का भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए।
क्योंकि वो कोर रिवीजन के दिन है, 6 महीने की मेहनत है वो। फिर ट्यूसडे वेंसडे में मैंने क्या क्या करना है, ट्यूसडे को क्या करना है, वेंसडे को क्या करना है, थर्सडे को आने के बाद कितने बजे रिज्यूम करना है, फ्राइडे को क्या करना है, फ्राइडे फर्स्ट हाफ में क्या करूंगा, सेकंड हाफ में क्या करूंगा, और फिर सैटरडे को पेपर देना। ये वो वीकली प्लान बहुत अच्छा बना हुआ होना चाहिए तुम्हारे पास रिविजन का। तो ये अभी अगस्त के तकरीबन हमारे 15 दिन है और सितंबर के 4 दिन रिवाइज करने के लिए इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं। फाइनल में तो स्टूडेंट्स एक पेपर एवरेज 8 से 9 दिन के अंदर कर लेते हैं, तैयार हो जाता है 9-10 दिन के अंदर पेपर। आप लोग इंशाल्लाह ताला 6-7 दिन के अंदर एक सब्जेक्ट निपटा देंगे। अगर अभी कोई 3 सब्जेक्ट्स के साथ है और वो आधी प्रिपरेशन डन कर चुका है तो ये टाइम आधी के लिए बहुत है। अब ऐसा नहीं कि जाया करना शुरू कर दो, कम वक्त तो जाया नहीं करना शुरू कर देना। सर ने बोला बहुत टाइम है, चल पार्टी में पता चला भाई क्या किसी कोई चाय सेशन पे बैठा है, कोई चाय दीवारी पे बैठा है, ये मत करना बैठ जाना। ठीक है, हैंड आउट शेयर किया है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का सवाल है, शुरू हो जाओ। रीड करो स्टार्ट करो, रीड करो स्टार्ट करो एवरीवन। हमारे पास केस कौन सा है, पेमेंट का, पेमेंट ऑफ 175 मिलियन जेपीवाई यानी कि जापानीज येन एज ऑन, कब करनी है, आज 1 जून है, जून जुलाई अगस्त, 31 अगस्त कितना 2000, चलो 31 अगस्त रख लो, ठीक है। मेथड्स कितने हैं हमारे पास, कौन कौन से, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, मनी मार्केट हेज, ऑप्शंस। इन चारों के अंडर देखना है कि यार अमाउंट क्या क्या बनता है और फिर उसमें से बेस्ट सिनारियो हमें पिक करना है, सबसे बेस्ट सिनारियो हमें पिक करना है। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास आता है पेमेंट अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। चला किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है वहां पर, पेमेंट अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कितना है 175 मिलियन। अच्छा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कौन से महीने का लेंगे हम, 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स का फॉरवर्ड रेट, बाय या सेल, सेल। क्यों, मुझे जेपीवाई चाहिए, डीलर मुझे सेल करेगा, सेलिंग रेट अप्लाई होगा। कैसा कोट है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट कोट। कैसे पता, पर जेपीवाई में करेंसी सर, 1.9 रुपीज पर जेपीवाई। तुम्हारा जो फॉरेन करेंसी है वो किसमें, डिनोमिनेटर में। जो डीलर है वो जेपीवाई बेच या खरीद रहा है, अगर बेच रहा है जेपीवाई को तो उसका रेट अलग है, खरीद रहा है तो उसका रेट अलग है। बेचने का रेट क्या है 1.9493, 341 मिलियन में रख दूं पूरा, मैं टोटल फिगर कर रहा था, लंबी हो जाएगी ना बात। चलो सारी कैलकुलेशन हम मिलियन में कर रहे हैं, सही है। 175 मल्टीप्लाई बाय 93, 341.13। तो चलो फॉरवर्ड के अंदर आ गया 341.13, ये तो डन हो गया, सही है। दूसरा क्या है हमारे पास, मनी मार्केट हेज। क्या हुआ, क्या निकाल लूं, फॉरवर्ड तो इटसेल्फ वही ट्रांजैक्शन होती है, वो फ्यूचर्स के केस में होता है कि ट्रांजैक्शन स्पॉट में हो रही होती है और सेटलमेंट फ्यूचर्स काउंटर पे। फॉरवर्ड में तो तुम खरीद ही उससे लेते हो। जो इनमें से सबसे कम अमाउंट बन रहा होगा वो बेहतर होगा, क्योंकि तुम पैसे दे रहे हो, सही है। मनी मार्केट हेज स्ट्रेटजी क्या होगी, बाय नाउ सेल लेटर मनी मार्केट हेज है। चतुर, बोरो इन लोकल करेंसी, ठीक है।
आओ मनी मार्केट हेज देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। मनी मार्केट हेज के अंदर हमें सबसे पहले क्या कंप्यूट करना चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 175 मिलियन जेपीवाई, एट कितना परसेंट, फॉर कितने महीने, $175 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3% मल्टीप्लाई बाय 3/12 रेज़ टू द पावर -1। किसी के मन में ये क्वेश्चन आता है कि -1 कैसे आया? नहीं आता ना, बस कितना आया 173.79, ऐसा ही है 69 7 कर लो, ठीक है 173.7। ये क्या करना पड़ेगा आज, इसका इक्विवेलेंट अमाउंट बोरो करना पड़ेगा। कर रहा हूं इक्विवेलेंट पीकेआर टू बी बोरोड। वो कैसे निकलेगा जी, 173.7 इतना आपको आज मार्केट में पीकेआर बोरो करना है। लेकिन इसका पीकेआर निकालने के लिए क्या करेंगे, आज के स्पॉट से मल्टीप्लाई कितना है 1.9 1.9339 कितना बना 335.9 मिलियन पीकेआर। तो कोई मसला नहीं, ठीक है। अब ये इसकी इवेंचुअली क्या करनी होगी, रीपेमेंट अलोंग विद इंटरेस्ट। $335.9 मिलियन मल्टीप्लाई बाय पीकेआर में बोरिंग रेट कितना है 8%। कर रहा हूं 342.62 पीकेआर 342.62। ये मनी मार्केट है जो गया। अब क्या है अगला ऑप्शन, ठीक हो गया। फ्यूचर्स के अंदर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, बाय नाउ सेल लेटर, ठीक है। अच्छा पहले नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बताओ, एक कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, $1750। क्या वो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स में होते हैं, सिर्फ 3 महीने के होते हैं। फ्यूचर्स ओपन करेंगे, अच्छा कौन से महीने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, अक्टूबर। क्यों इतना दूर, अगस्त में, सितंबर है, फिर अक्टूबर है, 2 महीने पीछे का कर लेते हैं ना, जुलाई का कर लेते हैं, 1 महीने का फर्क रहेगा। नहीं सर, आप अनहेज्ड रहेंगे 1 महीने तक। अगर अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट भी है तो कोई मसला नहीं है, हम इसको क्लोज कर सकते हैं। कब, 31 अगस्त को। तो फ्यूचर हमारा ओपन किया हमने 1750 कॉन्ट्रैक्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट में 1 लाख जेपीवाई, और प्राइस कितनी तय की हमने, ये स्पॉट तो नहीं ले रहे हो ना, कितना बना, ओपन करने का मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। $339.88, अब तो 87 कर ले भाई, 2 डेसिमल प्लेसेस तक बताया करो। 339.87, ठीक है। ये फ्यूचर्स हमने बाय किया,
अब हमें क्या करना है, फ्यूचर को क्लोज यानी कि सेल करना है। रेट पता है? नहीं सर, रेट नहीं पता। जिस दिन पोजीशन ओपन की थी, जिस दिन आपने पोजीशन ओपन की थी वो क्या था, 1 जून। 1 जून को स्पॉट कितना चल रहा था? 9339। ये बाय लिया है सेल लिया है? सेल लिया है, हमारे लिए रेलेवेंट सेल है, ठीक है। फ्यूचर कितना चल रहा था उस दिन? 9421। स्प्रेड बताओ। 0.0082 8 लग रहा है ना दूर से, सही है। पीरियड हमारा कितना था टोटल सर? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। टोटल पीरियड था 5 मंथ्स। टोटल पीरियड था 5 मंथ्स। क्लोज किस दिन कर रहे हैं? 31 अगस्त। रिमेनिंग पीरियड कितना है? 2 महीने रिमेनिंग पीरियड। क्या 0.0 क्या? अच्छा, उसका आंसर बता रहे। 0.0082 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना? 0.0032। 33 कर लो, 328 है अगर तो 0.0033। ठीक है। हमारा 31 अगस्त पे स्पॉट कितना है? 1.95। प्लस करो माइनस करो? क्यों? जिस दिन आप ट्रांजेक्शन एंटर कर रहे थे उस दिन एक्सपेक्टेशन क्या थी कि फ्यूचर में चीज महंगी होनी है, तो आज भी वही रहेगी। 9586 प्लस 0.0033 कितना बना? 1.9619। वो 6 और 3 9 है ना आखिर में। 1.9619। क्या पूरी इसलिए नहीं ले सकते थे बिकॉज दिस वाज रिप्रेजेंटिंग 5 मंथ्स। ये 5 महीने का स्प्रेड था। हम 5 महीने में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना बढ़ेगा। 3 महीने तो हो गए ना, तो कुछ गैप तो रिड्यूस हो गया होगा, नहीं? हाँ, तुम्हें यहाँ से हैदराबाद पहुंचना है, 120 किलोमीटर का फासला है, 2 घंटे लगते हैं कुल मिला के। यानी 1 घंटे में आप कितने किलोमीटर कवर करते हो? 60 किलोमीटर। तुम्हें 80 मिनट हो चुके हैं, नेचुरली कितने किलोमीटर हो जाने चाहिए? 1 मिनट पे 1 किलोमीटर का रेट है ना, वही चीज ये भी है। इसको बेसिस बोलते हैं। रिस्क ये होता है कि इस तरह चलता नहीं है, चलता है मार्केट के हिसाब से, इसके बीच में जो स्प्रेड है वो डिफरेंट होता है। मैंने नेगेटिव स्प्रेड भी देखा है। जब शॉर्ट सेलर हावी होता है ना, स्पॉट ऊपर चल रहा होता है, फ्यूचर नीचे, ये भी देखा है। क्या कितना अमाउंट बना सेल का? 0.33 गेन 3.46। ये हो गया गेन फ्रॉम फ्यूचर्स काउंटर। एक्चुअल स्पॉट पे बाय कितना किया? अरे हाँ, मार्जिन भी तो दिया हुआ है। हाँ, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा ना। पाकिस्तान बोरिंग रेट कितना है? 8% है ना। हाँ, वो कर लो, एक्चुअल बाय से कर लो, यहाँ कर लो, कोई मसला नहीं, सब ऐड हो जाएगी कॉस्ट तुम्हारी। इंटरेस्ट ऑन मार्जिन 1000 रुपए पर कॉन्ट्रैक्ट। कितने कॉन्ट्रैक्ट हैं? 1750। इसके ऊपर 1000, इसके ऊपर 8%। ये लगा 3 महीने के लिए, फुल सटोरी चल रहा है बंदा। कैलकुलेट करो। 0.0 नेगेटिव में आएगा, ठीक है। और तुम्हारा एक्चुअल बाय कितने का हुआ? एक्चुअली ना ये सही है यहाँ पे करना, क्योंकि ब्रोकर हमें नेट करके देता है।
वो गेन में से अपना मार्जिन मनी का इंटरेस्ट माइनस कर लेता है। पाकिस्तान में ये होता है मार्जिन मनी भी ब्रोकर से ही उधार ले लेते हैं। 14% फ्लैट रेट है, अभी 18 होगा क्योंकि काइबोर 16 चल रहा है, 18 नहीं 20 होगा अभी। एक्चुअल बाय कितने में? 1.9586 बताओ। थ्री 342.77 नेट बताओ। $329. $339. अब तक सबसे बेहतर क्या लग रहा है? एक ऐसा बंदा जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहा हो लेकिन उसका स्पॉट से कोई लेना देना ना हो, वो क्या कर रहा है? क्या वो हेजिंग है? इसके लिए एक टर्म बताई थी। एक शख्स जिसका स्पॉट मार्केट से कोई लेना देना ना हो, ना वो इंपोर्टर है ना वो एक्सपोर्टर है, सिर्फ फ्यूचर्स में वो काम कर रहा है, स्पेक्यूलेशन। ऐसा ही। अब तक सबसे कम पैसे किसमें लग रहे हैं? फ्यूचर्स। अब रह जाता है तुम्हारे पास इवेंचुअली ऑप्शंस। ठीक है, अब ऑप्शंस के केस में आ जाओ। ऑप्शंस किस तरह का है? टाइप क्या है ऑप्शन की? पीकेआर ट्रेडेड है, जेपीवाई ट्रेडेड है? ट्रेडिंग किस चीज की हो रही है ऑप्शन में? पीकेआर की, जेपीवाई की? जेपीवाई की। बाय सेल क्या हो रहा है ऑप्शन में? जेपीवाई हो रहा है। तो फिर हम यहाँ पे किस ऑप्शन की टाइप पर जाएंगे? कॉल ऑप्शन। मंथ कौन सा होगा? जुलाई या अक्टूबर? अक्टूबर। अनहेज्ड पोर्शन हमें यहाँ पे नहीं रखना। हमारे पास स्ट्राइक प्राइस अंडर द ऑप्शन कितना है? तो तीनों इवैल्यूएट करेंगे ना, तीनों को पूछ लो। 1.9, 1.91, 1.92। ठीक है, और तुम्हारा एक्चुअल स्पॉट रेट क्या है अंडर उस दिन? वन पॉइंट 86। यहाँ 00 आएगा। 9586 1.9586 9200 9100। अब मुझे बताओ क्या ये ऑप्शंस एक्सरसाइज होंगे? मार्केट में लेने जाओगे कितने का है? 1.95 का। ऑप्शन के अंदर खरीदोगे कितने का है? 1.9। ठीक है, तो तीनों केसेस के अंदर मुझे ये नजर आ रहा है कि हाँ यार ये एक्सरसाइज तो होना चाहिए। सबसे पहले तो ये डिटरमिन कर लो, क्योंकि अगर किसी ऑप्शन में एक्सरसाइज ही नहीं हो रहा तो उस ऑप्शन के बारे में हम क्या करेंगे? उसको क्लियरली एक्सक्लूड कर देंगे, वो डे वन पे ही एक्सक्लूड हो जाएगा। अभी ये जो काम हम इस वक्त कर रहे हैं ना, कंपनीज ये काम उस दिन नहीं करती जिस दिन ट्रांजेक्शन करनी होती है, 3 महीने पहले करती है। तो जो 3 महीने पहले काम करती है तब स्पॉट रेट की अजम्पशन ली जाती है कि अगर ये स्पॉट रेट होगा तो ये सिनेरियो होगा, दूसरा कोई स्पॉट रेट होता है तो दूसरा कोई सिनेरियो होगा।
वो बेसिकली स्पॉट रेट को देखते हैं वहां, अजम्पशन लेके। तो उन्होंने अजम्पशन ली हुई है कि यार अगर स्पॉट रेट इतना हो जाता है इवेंचुअली तो क्या करना चाहिए। ऑप्शन तो बहरहाल तीनों में एक्सरसाइज होता हुआ नजर आ रहा है। अब हमें तीनों को इवेल्युएट करना है कि इसके अंदर हमारी पेमेंट और हमारी रिसीव, सॉरी, हमारी पेमेंट कितनी कितनी किस किस ऑप्शन के अंदर जो है वो बनती है। दानिश कहते हैं सर मार्जिन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दें, फ्यूचर में यूज हुआ है। देखो मार्जिन के अंदर क्या होता है बेसिकली कि जब तुम फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट टेकअप करते हो तो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे ब्रोकर तुमसे कहता है कि भाई ये पैसे दे दो मुझे। एक सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे उसने 1000 रुपए रख लिए, क्यों? क्योंकि कल को अगर इस कॉन्ट्रैक्ट पे लॉस हो जाए तो ब्रोकर उस सिक्योरिटी डिपॉजिट से पैसे काट ले, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो। इधर उधर हो गए, भाग गए, कुछ हो गया, मसला हो गया, ब्रोकर कभी भी ये नहीं करता। जहां मार्क टू मार्केट पे लॉस आता है वो आपसे पैसे मांग लेता है। तो सर ये मार्जिन तो इंक्रीज भी होता होगा? हाँ बिल्कुल। 1.5 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, हर 2 दिन बाद इवेल्युएशन होती है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर मुझे मजीद लॉस हो रहा होता है उस दिन के हिसाब से मुझसे मजीद मार्जिन मांगा जाता है, अगर गेन हो रहा होता है मेरा मार्जिन रिलीज कर दिया जाता है, जो भी एडिशनल मार्जिन लिया है। तो ये मार्जिन आप बोरोइंग करके यूटिलाइज कर रहे होते हैं, बोरोइंग करके ऑब्टेन कर रहे होते हैं। क्या ये बात समझ आती है? एवरीवन गेट्स इट? ये सिनेरियो डू वी गेट इट एवरीबॉडी? बोलो। मनी मार्केट है उसके अंदर, हम अपना बनाते हैं खुद। मनी मार्केट एज के अंदर नहीं, मनी मार्केट एज में जो हमेशा इफेक्टिवली रेट बनता है ना, वो रेट कौन सा होता है? वो रिस्क फ्री फॉरवर्ड रेट होता है, जो इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी से आता है। रिस्क फ्री फॉरवर्ड रेट होता है। कैसे निकलेगा? सिंपल सी बात है, मनी मार्केट हेज में देखो 342.62 मिलियन है, उसको डिवाइड बाय 175 करो, 175 मिलियन करो। ये पैसे दिए हैं ना तुमने 175 मिलियन के लिए, 1.9575, ये इफेक्टिवली तुम्हारा ये कह लो कि इफेक्टिव रेट है। ये मनी मार्केट हेज के अंदर तुम्हें रेट पड़ा। ये जो रेट है ये रिस्क फ्री फॉरवर्ड रेट, ये रिस्क फ्री फॉरवर्ड रेट। मनी मार्केट हेज के अंदर नहीं, ये वही रेट है जो इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी से आता है। इसमें तो मनी मार्केट हेज के लिए तो नेट इफेक्टिव रेट है, लेकिन ये बिल्कुल मैच करता है रिस्क फ्री फॉरवर्ड रेट के साथ। हमें इसको एक्सरसाइज यहाँ पे करना है, सही है? सारे लोग यहाँ आ जाएं जी। ये सब एक्सरसाइज होंगे, ठीक है? मेरा गेन अंडर दी ऑप्शन कितना है? इन दोनों को माइनस कर लो, 0.05, 0.0586, ये 0.0486, ये 0.0386। ये मेरा गेन आ रहा है अंडर दी ऑप्शन। अगर मैं इसको एक्सरसाइज करता हूँ, प्रीमियम कितना पे किया है मैंने यहाँ पे? ये पैसा में है भाई, इसको डिवाइड बाय 0 करेंगे, थ्री 3.55 को डिवाइड बाय 100 कर लो, 0.0035 होगा ना, 0.0035 होगा ना। अच्छा 0.035 है, सही। श्योर ना, गलती तो नहीं कर रहे? पूरा गेन तो फारिग हो जाएगा प्रीमियम में। हाँ कर दिया, पॉइंट आगे 0.0232, यहाँ पे 0.115, ठीक है? ये तुम्हारा प्रीमियम अंडर दी ऑप्शन हो गया। नेट देख लो यहाँ पे तुम्हारा गेन कितना बनता है। अच्छा प्रीमियम को
यहाँ पर कोई इस तरह भी सोच सकता है कि सर ने प्रीमियम किया होगा, प्रीमियम ऑप्शन का पे किया होगा, बोरोइंग के ऊपर पे किया होगा। तो अगर एग्जाम ने इस तरह की कोई assumption दे दो तो प्रीमियम का इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे लिया जा सकता है। नहीं भी लो तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। अगर वो सवाल में कह देता है कि भाई हमने प्रीमियम भी बोरो किया हुआ है, तो प्रीमियम के ऊपर भी इंटरेस्ट कॉस्ट कभी कभी ली जाती है। तो कोई हैरान कौन बात नहीं है अगर एग्जाम के अंदर इस तरह की कोई चीज आ जाए। सही है, ये प्रीमियम हमने कितना पे किया होगा 0.0355 के ऊपर। ऑप्शन की कॉन्ट्रैक्ट, एक ऑप्शन की कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है 1 लाख का, तुम डिवाइड करोगे होल नंबर में कॉन्ट्रैक्ट का जो साइज है वो आएगा, कितना आ रहा है 700 कॉन्ट्रैक्ट। हाँ 700 कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं, ठीक है। ये 700 कॉन्ट्रैक्ट हैं, हर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर प्रीमियम कितना है, लेकिन वो पर एक जेपीवाई के ऊपर है। 1 लाख जेपीवाई हो जाएगा तो तुम उन पैसा को 1 लाख से मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हारे पास टोटल पैसे आ जाएंगे, उसको डिवाइड बाय 100 करोगे, पीकेआर आ जाएंगे। ये प्रीमियम की अमाउंट है जिसके ऊपर तुमने फाइनेंसिंग ली होगी। मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 3/12। और अगर आसानी से करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, डायरेक्ट इस 0.0355 के ऊपर 8% लगाओ, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 कर दो। डायरेक्टली भी हो सकता है, लेकिन वो डेसिमल में इतना छोटा नंबर हो जाएगा कि समझ में नहीं आएगा। ये ऑलरेडी 0.0355 है, इसका 8% इंटू 3/12 ये भी किया जा सकता है। सही, और नेट भी कर दो तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं। एग्जामिनर अगर लिख दे तो फिर इंटरेस्ट कॉस्ट ले लेना। 2 तरीके हैं, एक तरीका ये है इसी पे लगा दो, क्योंकि ये 1 रुपए की 1 जेपीवाई की कॉस्ट है और तुम्हारा प्रीमियम भी किस पे लग रहा है 1 जेपीवाई पे लग रहा है। 1 जेपीवाई 1 रुपए 90 पैसे 95 पैसे इस तरह से मिल रहा है तुम्हारे पास, ठीक है, और प्रीमियम तुम्हारे पास पैसा में डिफाइन हुआ। एक तरीका ये है कि तुम डायरेक्ट इसके ऊपर 8% तो 3/12 लगा दो। दूसरा तरीका ये है कि तुमने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकाले, 700 आया, एक कॉन्ट्रैक्ट पे कितना पैसा है, कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर उठाओ, लिखो 175 मिलियन डिवाइड बाय 2.5 लाख, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स है, एक कॉन्ट्रैक्ट पे कितना पैसा है 2.5 लाख। पैसा नहीं है, प्रीमियम की बात कर रहा हूं, प्रीमियम प्रीमियम एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कितना है, एक कॉन्ट्रैक्ट पे बताओ ना, एक कॉन्ट्रैक्ट पे कितना पैसा है। हाँ, और हर जेपीवाई के ऊपर तुम्हारा तकरीबन कितने 35 पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे आ रहे हैं, हाँ वो मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारी टोटल प्रीमियम की अमाउंट आ जाएगी। हाँ, एक कॉन्ट्रैक्ट, इसको भी 2.5 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से कर दो, या एक कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख का उससे कर दो। तुमने पहले 700 से कर दिया तो बाद में 2.5 लाख से होगा, पहले 2.5 लाख से कर दिया तो बाद में 700 से हो जाएगा। ये प्रीमियम की अमाउंट बन गई, इस प्रीमियम की अमाउंट के ऊपर आप इंटरेस्ट का अमाउंट लगा दें 8% टू 3/12। समझ आया? हाँ, ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 तरीके हैं ऑप्शन को करने के। एक तरीका तो ये है कि नेट गेन निकाल लो, तुमने ऑप्शन को क्लोज कर दिया, क्लोज किस रेट पे किया, स्पॉट रेट पे किया। ऑप्शन में वो स्प्रेड वाला चक्कर नहीं है। हाँ नहीं, इसको आप क्लोज कर देते हैं, ऑप्शन को क्लोज कर देते हैं, ऑप्शन क्लोज हो जाता है ऑपोजिट ऑप्शन से। तुम्हारे पास कॉल है, पुट ले लो, तुम्हारे पास पुट है, कॉल ले लो, ऑप्शन क्लोज आउट हो जाता है और उसका गेन आ जाता है। हाँ, क्लोज आउट करते हो फ्यूचर की तरह बेसिस और बेसिस इसके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, जो स्पॉट रेट है उस पर क्लोज हो जाएगा। मैंने स्पॉट रेट पे इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया ऑप्शन को एक्सरसाइज करके, ये मेरा नेट गेन आ गया, गेन में से प्रीमियम माइनस हो गया। और प्रीमियम इस तरीके से भी कर सकते हैं, सॉरी जो फाइनेंस कॉस्ट है 175 मिलियन जेपीवाई है, हर जेपीवाई पे कितने पैसे, नहीं पैसे पैसे बताओ, 355 3.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 3/12। एक तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका सर 175 मिलियन डिवाइडेड बाय 2.5 लाख, ये आ गए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब जब तुम उसको 3.5 से करोगे ना तो यहाँ आके तुम्हें दोबारा 2.5 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 8% होगा और फिर 3/12 होगा, तो ये 2.5 लाख आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये मैं कह रहा था, समझ आ रही है बात? जो 700 से जो मल्टीप्लाई कर रहा है ना उसको आगे जाके 2.5 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
क्योंकि एक जेपीवाई के ऊपर वो प्रीमियम देना है। 2.5 लाख जेपीवाई का एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो तुम मल्टीप्लाई बाय 2.5 लाख उसको करोगे। हाँ नहीं करो, कोई समझता नहीं। बताएं जी, एक जेपीवाई पे आपको कितना गेन हुआ, नेट गेन पर जेपीवाई? 0.023 231 0.0254 0.0271। ठीक हो गया, ये हो गया नेट गेन पर जेपीवाई। ठीक है, हमारा टोटल अमाउंट कितना था? टोटल गेन अगर निकालना हो तो, टोटल गेन अगर निकालना हो तो कितना होगा सर? 175 मिलियन टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स थे ना हमारे। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने थे? 700। हर कॉन्ट्रैक्ट कितने का? 2.5 लाख का। ठीक है, हर जेपीवाई के ऊपर कितना गेन हुआ? इतना गेन हुआ। तो एक जगह पे आ जाएगा 0.0231, या आ जाएगा 0.0254, या आ जाएगा 0.0271। टोटल गेन निकाल लो। मिलियंस में बताना, सही मिलियन में बता रहे हो? 4.04, 4.44, 4.74, बीच वाला 4.445। ठीक है, सही लिखे हैं तीनों, सही लिखा हुआ है। अब तुम्हारी एक्चुअल बाइंग कहाँ होगी? स्पॉट मार्केट। वो बताओ स्पॉट में किस रेट पे मिलेगा? 9586। कितना अमाउंट बनता है? 342.71 कर दूं? 76 कर दूं? हाँ सेम आएंगे, सही सही कह रहे हो। 342.76 और 342.76 मेरे जहन में नहीं आया। नेट कॉस्ट निकाल लो। 338.69 कर दूं यहाँ पर? थ्री 38.32 कर दें? 338.0। सबसे कम कौन सी आ रही है हमें? आखिरी बार। सर ये सबसे कम आ रहा है, इस वाले ऑप्शन को हम ऑप्ट करेंगे, लोएस्ट। और फिर यहाँ पे 338.01 को प्लेस कर देंगे। सबसे बेहतर आउटकम हमें किसमें मिल रहा है? ऑप्शन वाली। उसका तो तुमने गेन से सेटलमेंट करा ली ना। तुम्हारा अगर पुट ऑप्शन था, तुमने कॉल करके क्लोज कर दिया, कॉल था तो पुट करके क्लोज कर दिया, गेन मिल गया ना तुम्हें। मार्केट में ये रेट चल रहा था, तुम्हारे हाथ में ये रेट था, गेन मिल गया। एक्चुअल ट्रांजैक्शन कहाँ हुई? स्पॉट में, वो स्पॉट रेट पर हुई। जो स्पॉट में पैसे पे किए उसमें से गेन माइनस हो गया। सबसे बेहतर कौन सा सिनारियो है? ऑप्शंस वाला सिनारियो। क्या चलो एक साथ प्रैक्टिस तो करानी है ना। आ सकते हैं वैसे, बीएफडी में इसी तरह पूछता है वो। लास्ट अटेम्प्ट में भी तो मेरा ख्याल है मनी मार्केट हेज के साथ फॉरवर्ड फ्यूचर आया है। क्यों? आंसर कैसे नेगेटिव में आया? स्पॉट माइनस फ्यूचर की है ना।
एग्जैक्टली वही मैथमेटिकल फॉर्मूला आप लगाओ तो भी यही आएगा रिजल्ट। तुमने यहाँ पे क्या किया था, स्पॉट में से तुमने फ्यूचर को बाहर निकाला ना, तुम्हारे यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ गया, ये इक्वेशन पे फिर ये नेगेटिव नंबर होगा, ये स्पॉट का नंबर माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तुम स्पॉट को माइनस ले रहे हो ना, तो फिर यहाँ भी स्पॉट को माइनस लो और माइनस माइनस प्लस कर लो फिर। क्या तुम ले रहे हो, मैं नहीं ले रहा, मैंने माइनस का रेट कहाँ लिया है? भाई वो तुम ले रहे थे, मैंने मैथमेटिकली जस्टिफाई कर दिया। आपने इस तरह डिफरेंस लेके देखना है क्या चीज ज्यादा आ रही है, मैनुअली करना है इसको। भाई तुम ये देखो ना कि फ्यूचर ज्यादा पे ट्रेड कर रहा है या कम पे, अगर ज्यादा पे ट्रेड कर रहा है तो यहाँ ऐड कर दो, कम पे ट्रेड कर रहा है तो यहाँ माइनस कर दो, सिंपल सा रूल याद रखना है।